दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरो को, जो कि जमीन में लेटा हुआ था, पूरी तरीके से थका हुआ, हारा हुआ। उसके साइड में मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि उसने जिस लोन के लिए अपील किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। इसके अलावा पिछले टाइम उसने जिस प्राइवेट लोगों से लोन लेकर रखा था करीब करीब 10 लाख का, उसका भी कल सुबह के 1 बजे तक 2 महीने का इंटरेस्ट मिलाकर 1,10,000 रुपया जमा करना है, नहीं तो लोन उसके ऊपर से और 5% के हिसाब से बढ़ जाएगा। वो कुछ कर नहीं सकता था, वो जिंदगी से तंग आ चुका था। और तभी वो बंगाल के सबसे बेस्ट काम करता है, अर्थात काला जादू। वो एक रेड कलर के पेंसिल से जमीन में कुछ ड्रॉ करने लगता है। ये असल में काला जादू करने का एक साइन था। ऊपर से आसमान से बारिश गिर रहे थे, जो कि इस सीन को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने लगता है। तभी हमारी हीरो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे काली शक्ति, मैं अपने सोल को, अपनी आत्मा को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें बेचता हूँ। अब से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। प्लीज इसके बदले में मेरे को ताकत दो, मेरे को इतना ज्यादा ताकत दो कि मैं एक स्टार, एक हीरो बन सकूं, जिसको कि इस दुनिया के अंदर हर कोई पहचाने, हर कोई जाने। और तभी आसमान से एक बहुत ही तेज बिजली आकर बिल्डिंग के छत पर गिरता है। कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है वो काला जादू का ड्राइंग धीरे धीरे बारिश में मिटने लगा था। और उसी बीच हमारी हीरो अपनी होश खोकर जमीन में लेटा हुआ था। उसकी आंख धीरे धीरे खुलता है और उठते हुए कहता है, अरे मैं तो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट का काम कर रहा था, अभी काफी सारे काम बाकी है, ये मैं कौन सी जगह पर आकर पहुंच गया। उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और तभी वो साइड में देखता है और अपने चेहरे को देखकर पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है, कौन है ये? तो मेरा शरीर नहीं है और मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वो आसमान में देखता है और दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा स्पिरिट ट्री धरती से लेकर आसमान तक बना हुआ था। वो हैरानियत के साथ अपने आप को पूछता है, ये मैं कौन सी जगह पर आकर पहुंच गया? तो इसका मतलब है हमारे पिछला हीरो का जो शरीर था उसके अंदर हमारी दुनिया से कोई और लड़का जो कि स्कूल में पढ़ता था वो ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और उसी वक्त एक आवाज आता है, कांग्रेचुलेशन लड़के, तुमने सक्सेसफुली मेरे को इस दुनिया के अंदर समोन कर पाए हो। अब मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिश को पूरा करूंगा, बताओ तुम्हारा 3 ख्वाहिश क्या है? हमारे हीरो साइड में देखता है और फिर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है, एक किताब, वो भी बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने सच में किसी दूसरे दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर लिया है? वो उस बुक को आसपास से देखता है, कहता है, लगता है ये मेरा लकी चार्म होने वाला है। बट अगर मैं इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हूँ तो फिर बस 3 ख्वाहिश, ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और हमारे हीरो वो काम करता है जिसके बारे में हम लोग बचपन से सोच रहे थे। वो कहता है, मेरा पहला ख्वाहिश है कि मेरे और 10 ख्वाहिश को पूरा करा जाए। तभी वो किताब के सामने का वो क्रिस्टल के साइड फाड़ते हुए एक बहुत ही भयंकर सा मुंह बाहर निकलता है और दूसरे ही पल वहां में उड़ते हुए काफी ज्यादा पर्पल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मेरे को पहले ही लगा था इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर से है और मेरे को अब समझ में आया है। दिखाई देता है वो पर्पल एनर्जी जब जमीन में आकर गिरता है उससे वहां पर काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था, जिसे देखते हुए हीरो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो किताब कहता है, तो तुम असल में वो लड़के नहीं हो जिसने मेरे को समोन करा था, बल्कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे शरीर से बदल चुका है। दिखाई देता है वो भूत अपने असली रूप दिखाने लगता है, जो कि एक विशाल सा बड़ा सा स्काल डेमन था, या फिर कहे तो इसका असली नाम बेहेमोथ है। जिसे देखते हुए हमारे हीरो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो जमीन में आकर गिरता है और हैरानियत के साथ पूछता है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट? तुम एक क्या चीज कह रहे हो और तुम असल में हो कौन? भाई बेहेमोथ कहता है, लड़के तुम एक बहुत ही ज्यादा आम इंसान हो जो कि मेरे बारे में ज्यादा जानने का क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, बट तुम इतना जानो कि इस बॉडी का जो असली ओनर या फिर असली आत्मा था उसने मेरे को यहाँ पर बुलाया था अपनी आत्मा को सैक्रिफाइस या फिर कह तो बेचने के लिए। और हाँ, मैंने उसके आत्मा को ले लिया है, बट पता नहीं कहां से तुम आकर इस बॉडी के अंदर घुस गए। तो फिर अभी के टाइम तुम जिस बॉडी के अंदर हो वो बस तुम्हारी नहीं बल्कि मेरा भी है। अब इसे सुनते हुए हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और हैरान हो जाता है और वो चीखते हुए कहता है, तो फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ और दूसरी तरफ से पता नहीं तुम कहाँ से आ गए और अब तुम्हें भी ये बॉडी को कॉन्क्वर करना है। देखो मेरे को कोई भी ख्वाहिश पूरा नहीं करना। और वो वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगता है, जबकि बेहेमोथ एक चुटकी बजाते हुए कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हें शायद से पता नहीं है कि अगर कोई डेविल कॉन्टैक्ट को तोड़ने का कोशिश करे तो तुम्हें नरक के आग में जलने का पनिशमेंट दिया जाता है। हमारे हीरो के शरीर में अचानक से एक चिंगारी जलने लगता है। वो वहाँ पर काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वही दूसरी तरफ से बेहेमोथ हंसते हुए कहता है, बस एक छोटा सा कमजोर सा आत्मा जो कि इतना जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, ये कितना ही ज्यादा बोरिंग है। ठीक है बेट, तुम मरो यहाँ पर, मैं चला। और उसी वक्त हमारे हीरो का आवाज आता है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के अनुसार अगर कॉन्ट्रैक्ट के पहला बंदा कुछ गलती कर दे तो फिर दूसरा बंदा उसे ठीक भी कर सकता है। और वैसे भी मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं अचानक से तुमसे मिला और मैं काफी ज्यादा
ज्यादा डर गया था। अब मेरे को बताओ तुम्हारा क्या शर्त है? वो डेविल पीछे घूमते हुए कहता है, लड़के तुम मेरे साथ ट्रिक खेलने का कोशिश कर रहे हो। तभी हीरो कहता है, ना ट्रिक नहीं, तुम्हारे जैसे एक पावरफुल एक्सिस्टेंस अगर चाहता तो बस पल भर में मेरे अंत को भुला सकता था, बट तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब है तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हें एक सुटेबल कैंडिडेट का जरूरत है ना? तो बताओ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए योग्य हूँ। दिखाई देता है हमारे हीरो का शरीर 3rd डिग्री बांड से गुजर रहा था, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक मानी जाती है। वो डेविल एक मुस्कुराहट देते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुम वो पहला इंसान हो जिसने मेरे साथ नेगोशिएट करने का कोशिश करा है। चलो फिर बच्चे, मैं तुम्हारे साहस का दाद देता हूँ। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और मैंने सोचा है तुम्हारी जिंदगी को बख्शने के लिए, बट इसका शर्त रहेगा मेरा एक ख्वाहिश, और मेरा एक ख्वाहिश है, मेरा 1000 ख्वाहिश को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। भाई हीरो चेहरा बनाते हुए कहता है, ये किस तरीके का बकवास है? अभी तो मैं जब मांग रहा था तब तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर लग रहा था। डेविल कहता है, देखो देखो, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। अगर तुम इस 1 मिनट के अंदर डिसाइड ना करे तो फिर तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो फिर बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? हमारी हीरो बहुत ही ज्यादा दर्द को सहते हुए कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, इसके कारण से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ। और बस बोलने के साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में हमारे हीरो का सिग्नेचर आ जाता है, और इसी वक्त हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो का नाम है जू चैन। कुछ टाइम बीतता है और वो बिल्डिंग के नीचे उतर जाता है, बिल्कुल अपने अपार्टमेंट के सामने। उसका पूरा पैंट, टी शर्ट, सब कुछ बहुत सारे जगहों से जल चुका था। और फिर मनीमन सोचता है, तो फिर ये रूम है इस बॉडी का घर। फिर वो कुछ टाइम पहले की याद करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दिया था। वो पूछता है, अब मेरे को क्या करना है? बट वो डेविल किताब बनते हुए अपने जोन पर वापस चला जाता है और कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे को जब कोई चीज चाहिएगा मैं तब तुमसे वो मांग लूंगा। और यही बोलते हुए वो चला जाता है। अभी के टाइम हीरो आगे बढ़ते हुए सोचता है, पता नहीं मैं इस जगह पर आकर फंस गया। अब तो वो डेविल मेरा बॉस बन चुका है। वो घर को अनलॉक करता है और फिर घर के अंदर एंट्री लेता है। फिर मनीमन सोचता है, क्या इसके घर के अंदर कोई भी नहीं रहता? क्या ये बस अकेला रहता है? हर घर के चीजों को देखकर भी लगता है ये काफी ज्यादा करीब है। तभी उसका नजर जाता है टेबल के साइड पर एक पेपर में। वो पेपर को उठाता है, वहाँ पर लिखा गया था कि लोन को पे करने के लिए उसे हर हफ्ते 2 लीटर तक खून को डोनेट करना पड़ेगा। जिसे देखते हुए जू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये किस तरीके का फैमिली है? और उसी वक्त वहाँ पर कोई एंट्री करता है और तेजी से अपने बैट को घुमाते हुए हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, जिससे कि हीरो जाकर दूर जमीन में गिरता है। यहाँ पर एक बंदा अपने दोनों साथियों के साथ हाजिर हो चुका था। उसके हाथ में एक लोहे का पाइप था। साइड में एक ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है, भाई इतना भी जोर से मत मारो, नहीं तो पता नहीं ये लड़का शायद से अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। तभी साइड से और एक आदमी कहता है, चिंता मत करो, ये भी एक ओराकल है, इतना तो वो सह ही सकता है। ओराकल मतलब तुम यहाँ पर सोच सकते हो एवोकैनेट टाइप का। मेरे हीरो धीरे धीरे उठने लगता है और फिर गुस्से में कहता है, तुम लोग कौन हो? और उसी वक्त उसके चेहरे में बाबा से किक पड़ता है। वो योलो हेयर वाला लड़का कहता है, क्या तुम भूल गए तुमने पिछले हफ्ते अपने इंटरेस्ट नहीं दिया था? इसके अलावा तुम्हारा वो बुढ़ी मॉम वो भी नहीं आया था अपने खून को डोनेट करने के लिए। मेरे को बताओ तुम्हारा मॉम कहाँ पर है? क्या वो जिंदा भी है? क्योंकि मेरे को तो इस घर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। वो हमारे हीरो को काफी ज्यादा मारते हुए कहता है, पता नहीं तुम्हारे जैसे एक ट्रेस के लिए तुम्हारा मॉम इतना ज्यादा मेहनत और उसके बाद इन सारे लोन के इंटरेस्ट को देने के लिए अपने खून तक डोनेट कर रहा है। क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम जन्म से एक ट्रेस थे, तुम अब भी एक ट्रेस हो और सपने देखते रहोगे, बट फिर भी तुम्हारा फ्यूचर भी एक ट्रेस की तरह ही बीतने वाला है। तुम और तुम्हारे वो मॉम मेरे जूते पॉलिश करने की भी लायक नहीं है, बिल्कुल वर्थलेस। और उसी टाइम हमारे हीरो को याद आता है उसके बचपन के कहानी को, जहाँ पर वो रोते हुए अपने मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम मैं आपको सफर करते हुए नहीं देख सकता। मैंने आज सपने में बहुत ज्यादा बुरा देखा। मैंने देखा कि मेरी मॉम कपड़े भूनते हुए अपने होश को खो दिया और उसके बाद वो और कभी भी अपने नींद से नहीं जगी। मैं नहीं चाहता आपके साथ ये सब कुछ हो। दिखाई देता है उसका मॉम काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, मेरे लड़के इतना ज्यादा चिंता नहीं करते, तुम एक ओरेकल बनो या फिर ना बनो, हमेशा याद रखना अगर ये आसमान भी टूट के तुम्हारे ऊपर गिरने लगे फिर भी मैं पहले जाकर अपनी जान देकर भी उस आसमान को रोकूंगा। तुम तक में खतरे का आंच कभी नहीं आने दूंगी। बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम कर पाओगे। दिखाई देता है हमारे हीरो के आंख अचानक से ब्लू रोशनी से जलने लगता है। वही वो गुंडा अभी गुस्से के साथ कहता है, हे ट्रेस क्या तुम्हें अब कुछ बात भी सुनाई नहीं दे रहा? और उसी वक्त उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का आकर गिरता है। दिखाई देता है स्पंज का पावर इतना ज्यादा था कि वो हवा में उड़ते हुए उन सभी लोगों के साइड से जाकर दीवार से टकराता है। वही पहले वो कोट पहना हुआ बंदा कहता है, हे उसे इतना भी ज्यादा मत मारो। फिर वो हैरान होते हुए समझ पाता है ये असल में जू नहीं बल्कि उसका ही एक पार्टनर था, जिसे देखते हुए
वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हैरानियत के साथ कहता है इस स्ट्रेस ने हमारे आदमी को इस तरीके से कैसे पीट सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं देखो उसको, उसमें कुछ तो बदलाव जरूर से आया है, क्या इसने अभी अभी 2 स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। दिखाई देता है हमारे हीरो के बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रहा था, वो भी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हीरो कहता है तुम लोग काफी ज्यादा बकते हो, कि तुम्हें कभी नहीं लगा था कि तुम लोग जो कर रहे हो इसका रिपेमेंट तुम्हें भी काफी देना पड़ सकता है। तो बताओ क्या अब तुम लोग तैयार हो मेरे को डिस्टर्ब करने का सजा भुगतने के लिए। भाई वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है बस एक सेकंड लेवल के ये रैंक का बंदे का इतना ज्यादा दुस्साहस कि वो हमारे सामने एरोगेंट बनने का कोशिश करे, लगता है इसको थोड़ा सा लेसन सिखाने का जरूरत है। और वो दोनों काफी ज्यादा डेविलिश लुक देते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर इसके एक हाथ और एक पैर साहब से इतना काफी रहेगा। तभी हीरो मन में सोचता है क्या मेरी बॉडी के अंदर जो पावर अभी के टाइम फ्लो कर रहा है कि इसी चीज को वो ऑडिटर और वो सेकंड स्टेज का कह रहा है। पर इनके बातें सुनकर लगता है मेरा पावर ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसी वक्त वो बंदा तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने स्टिक के साथ हमला करता है। भाई हमारे हीरो इसकी स्पीड को काफी आराम से देख पा रहा था। दिखाई देता है वो बंदा जब अपने स्ट्राइक करता है वहाँ से काफी ज्यादा धूल निकलता है। फिर दिखाई देता है वहाँ पर असल में हमारा हीरो नहीं था, वो पहले ही अपनी पोजीशन को बदल लिया था। दूसरे ही पल वो बिल्कुल उस बंदे के सिर के पास किक मारने के लिए अपने पैरों को उसके कान पट्टी के नीचे ले आ पहुंचता है और फिर उसी किक के साथ ये बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। उसी वक्त वो दूसरा बंदा अपने स्टिक के साथ आगे बढ़ता है और वो काफी ज्यादा हैरान था कि अचानक से इस लड़के के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का पावर कहां से आ गया। बट जो भी हो अभी के लिए इस बंदे का बैग बिल्कुल मेरे सामने खाली है, वो किसी भी तरीके से मेरे हमले को डॉज नहीं कर सकता। और दूसरे ही पल जू अपने पैरों को पीछे घुमाते हुए सीधा उसके पेट पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे कि उसके हाथ का वो स्टिक भी मिडिल से टूट जाता है। फिर वो दर्द से कतराते हुए दूर जाकर गिरता है। वो अपने हाथों को उठाकर कहता है प्लीज माफ कर दो, हम लोग बस मेरे बॉस के कहने पर यहाँ पर आए थे, इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है। तभी जू कहता है अच्छा देखो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने बॉस को जाकर कह देना कि मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब ना करने के लिए उसका पैसा सही समय उसके पास पहुँच जाएगा। तो अब जल्दी से अपने साथियों को लो और यहाँ से फटाफट निकल जाओ। वो तीनों धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं जबकि हीरो उनको जाते हुए देखता है और फिर कहता है हे तुम मुझे देख रहे हो है ना। दिखाई देता है वहाँ पर एक पोर्टल बनता है और वहाँ से वो किताब बाहर निकलते हुए कहता है लड़के मानना पड़ेगा तुम्हारा इंट्यूशन काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने मेरे को पकड़ लिया। भाई हीरो कहता है ये बिल्कुल एक गेस था क्योंकि अचानक से मेरा पावर इतना ज्यादा बढ़ गया, ऐसा तो बिना किसी के मदद से पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर क्या तुमने मेरे को पावर दिया था। मैमोस कहता है हाँ बिल्कुल, इसके लिए तुम्हें मेरा आभारी रहना चाहिए क्योंकि मैं मेरे साथियों को दूसरे लोगों के हाथ पीटते हुए नहीं दे सकता। जू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है तो फिर तुम सच में मेरा लकी चार्म हो, अगर तुम मेरे को ऐसे ही पावर दोगे तो फिर मेरे को इस दुनिया के अंदर किसी से भी डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे बात सुनते हुए मैमोस का भी पसीना छूटने लगता है और वो गुस्से में कहता है हे तुम बोल के रहे हो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, तुम्हारे जैसे एक मॉडल मेरी पावर को उठाने का लायक नहीं है। अभी तो बस तुम थोड़ा सा लकी थे कि तुमने मेरी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर लिया, अगर तुम ऐसा करते तो तुम इसी जगह पर अपने बॉडी के कंट्रोल को पूरी तरीके से खो देते और पता नहीं शायद से इसी जगह पर तुम्हारा जीवन का अंत हो जाता। भाई जू कहता है तो फिर क्या तुम्हारे लिए काम करने का मेरे को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। देखो अगर मेरे पास ज्यादा पावर रहेगा तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश को भी मैं काफी इजीली पूरा कर पाऊंगा। भाई बेमोस अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है देखो तुम जब भी मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे इसके बदले में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, बट तुम मेरे पावर को ऐसे ही रेकलेसली इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर तुम जल्दी जल्दी मरना ना चाहो तो। यह सुनते हुए जू काफी ज्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ बेमोस मनी मन सोच रहा था इस लड़के ने मेरे को काफी ज्यादा सरप्राइज करा है, मैंने जितना पावर इसको देना चाहा था उसने इससे काफी ज्यादा पावर को ही सोखा है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इसने मेरे पावर को काफी स्टेबिलिटी के साथ कंट्रोल करा है। तो फिर क्या यही लड़का मेरा डेस्टिनी पॉइंट बनने वाला है। तभी जू कहता है बताओ मेरे को तुम्हारा दूसरा ख्वाहिश अब क्या होने वाला है। और ये बात सुनते हुए बेमोस अचानक से हैरान हो जाता है जबकि जू कहता है मैं जितना जल्दी तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगा मेरे को पता नहीं मेरे को कितना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है और इसी के कारण से प्लीज मेरे को बताओ। बट बेमोस घूमते हुए कहता है मैंने अभी तक सोचा नहीं है और अभी वो सही वक्त भी नहीं आया है। जू कहता है तो फिर मैं अब क्या करूँ। मैं बेमोस वहाँ से जाते हुए कहता है जो मन करे वो करो, मेरे को कोई भी परवाह नहीं है। और वो यही बोलते हुए चला जाता है जबकि जू अपने सिर खुजलाते हुए सोच रहा था मेरे को इस दुनिया के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मेरा पहला काम होगा इस दुनिया के बारे में जानना। चलो फिर पहले इस बॉडी के असली ओनर के मोबाइल को चेक करते हैं। वो देखता है उसके फैमिली से एक भी मैसेज नहीं था। तभी वो अचानक से शॉक हो जाता है। दिखाई देता है उसके बड़ी बहन ने मैसेज करा था कि उनके मॉम अचानक से अपने होश को खो दिया है और उसे तियान लैंड हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पर भर्ती करा गया है, तो फिर जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक पहुंचने का रिक्वेस्ट करा जाता है। दिखा देता है वो मैसेज करते हुए भी 6 घंटा बीत चुका है। दूसरे ही पल उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो दरवाजे को खोलते हुए एक केबिन पर एंट्री लेता है। वहाँ पर एक औरत एक हॉस्पिटल बेड के पेशेंट के सामने बैठा हुआ था। हीरो सोचता है ये एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा टेंस है, लगता है अभी के टाइम ये लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और शायद से यही मेरा बड़ी बहन है। और इस हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ औरत असल में इस बॉडी का मॉम दिखाई देता है। उसका मॉम काफी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी थी, इसके साथ साथ वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। हीरो सोचता है मैंने जिस चेहरे को अपने ड्रीम पर देखा था वो इससे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो माफी मांगते हुए कहता है दीदी सॉरी मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, वैसे मम्मी कैसे हैं? भाई उसका दीदी कहता है तो अब बताओ इतना देरी में आने का कौन सा एक्सक्यूज लेकर आए हो? क्या तुम कोई ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर ब्रेक थ्रू हो गया या फिर किसी गॉड को इस दुनिया के अंदर बुला रहे थे? बोलो बोलो कौन सा एक्सक्यूज है? पता है तुम्हारे लोन को चुकाने के लिए हमारे मॉम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करती है और अब देखो इनका इतना ज्यादा बुरा हालत हो चुका है कि वो अपने होश को भी संभाल नहीं पा रही। इनके पास इतना भी ज्यादा पैसा नहीं है कि हम लोग एक अच्छे से केबिन को भी बुक कर पाए और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। तुम अपनी मम्मी को भी देखने तक के लिए भी नहीं आ सके। वो तुम्हें बड़ा करने के लिए कौन सा कसूर छोड़ी है? उसने पूरी जिंदगी को भी उजागर रख दिया है और तुम बेशरम लड़के, तुम्हारा दिल पूरी तरीके से पत्थर बन चुका है। देखो तुम्हारे मॉम को, उसके शरीर पर खून तक भी सही से बह नहीं रहा। वो बस जिंदा है तो बस अपनी विल पावर के दम से वो किसी भी वक्त अपनी जान को गवा सकती थी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ भी रहा है? उसकी दीदी के आंखों के आंसू जमीन में गिरता है और फिर रोते हुए कहता है ज़ूचैन मैं और मॉम पूरी तरीके से थक चुके हैं तुम्हारे बोझ को उठाते उठाते। फिर वो एक डेबिट कार्ड को देते हुए कहता है इसके अंदर तुम्हारे 6 महीने के खर्चा वगैरह का सारा पैसा है और अब से मैं मेरे मॉम के ख्याल रख लूंगी, तुम्हें इधर देखने का कोई भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है उस लोन्स के, तो तुम्हारा लोन तुम खुद चुकता करो, हम लोग इसका एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। जू बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था, वो कुछ भी बोल तक नहीं पा रहा था। तभी उसका दीदी लास्ट वर्ड कहता है कि अब से हमारा और तुम्हारा रिश्ता इसी जगह पर खत्म होता है, अब चले जाओ इस घर से। कुछ टाइम के बाद हमारे हीरो हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है जबकि बेहेमोस उस किताब से बात कर रहा था। देखो इन सब में तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, वैसे भी ये बॉडी भी तुम्हारा नहीं है, तो इसके कारण से वो सभी लोग तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा अपने दिल को छोटा मत करो। भाई हमारे हीरो एक स्माइल देते हुए कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही हुआ उसने मेरे बहुत सारी इस शरीर के बहुत सारे पास्ट स्टोरी के बारे में मेरे को याद दिलाया, और वैसे मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम मेरे को ऐसे मीठी मीठी बात करते हुए मेरे दिल को तसल्ली दोगे। भाई बेहेमोस पीछे घूमते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम ज्यादा लेजी मत बन जाना, इससे मेरे ख्वाहिश को पूरा करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी जू पूछता है अरे मैं ऐसा होने कैसे दे सकता हूँ, जब तक तुम मेरे को रिवार्ड दोगे मैं उतना ज्यादा ताकतवर बनता चला जाऊंगा, और जब मैं ताकतवर बनूंगा मैं इस सारी चीज को दोबारा से ठीक भी कर पाऊंगा। भाई बेहेमोस एक स्माइल के साथ कहता है बिल्कुल, तुम अपने ओर्थ को साबित करो, तुम जब अपनी ताकत को दिखाओगे बाकी चीज धीरे धीरे तुम्हारा पीछा करना भी शुरू कर देगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई हमारे जू अपनी हुडी को पकड़ते हुए उसे खोलता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा था, और वो आगे बढ़ते हुए कहता है अब वक्त को बदलने का टाइम आ चुका है। और सीन शिफ्ट होता है एक नाइट क्लब पर, जहाँ पर एक घर के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे अपने बिजनेस को लेकर। दिखाई देता है एक आदमी सिगरेट फूंकते हुए, उसके दोनों साइड पे 2 मॉडल बैठी हुई थी, और वो कहता है जल्द से जल्द इंटरेस्ट उठाने वाले लड़के को और भी ज्यादा तेजी से इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कहो, क्योंकि हमारे सीनियर्स लोग ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं करते। तभी सामने से एक आदमी कहता है एकदम से बॉस, बट अभी अभी एक ट्रैवल क्रिएट हुआ है डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर, जहाँ पर हमारे 3 लोगों को एक स्टूडेंट ने घायल कर दिया है। बॉस पूछता है अच्छा, बट अभी भी इंटरेस्ट को कलेक्ट करने का डेट तो नहीं आया था, तो फिर वो उस लड़के के घर में क्यों गया था? शायद से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? इन्हीं लोगों के लिए मेरा रेपुटेशन दिन के दिन खराब होता चला जा रहा है, तो फिर रूल के हिसाब से तुम्हें पता है ना क्या करना है। सामने वो बटलर कहता है बिल्कुल हम उन्हें जरूर से पनिश करेंगे, बट ये केस थोड़ा सा स्पेशल है। वहाँ पर 3 बंदों में से 2 3 लेवल के ऑडिटर्स थे, बाकी एक 2 लेवल का ऑडिटर है। ऑडिटर मतलब तुम एवकेनेडिस हो सकते हो, और इन तीनों को घायल करा है एक 2 लेवल का अप्रेंटिस। जिसे सुनते हुए उस बॉस का आंखें सिकुड़ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मेरे को पेपर्स दो। वो पेपर्स में हमारे हीरो को देखता है और उसके सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह भी उस पेपर के अंदर लिखा गया था। बॉस मन ही मन सोचता है ये एक 2 लेवल का हो ही नहीं सकता, एक कम से कम एक 3 लेवल का होगा। लेवल को देखकर शायद से नॉर्मल लग सकता है, बट एक 3 लेवल का एवोकेनर 10 2 लेवल के एवोकेनर का सेम पावर को होल्ड करता है। तो फिर ये लड़का अपनी ताकत को छुपाने का कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो एक मुस्कुराहट देते हुए पेपर
पेपर को फेंकता है और कहता है अब से उस लड़की के ऊपर अच्छी तरीके से नजर रखो, इस तरीके के टैलेंट को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। वही सिंसिप होता है दोबारा से हमारे हीरो के पास, जो कि सुबह के टाइम रास्ते से दौड़ते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहा था। तभी साइड से एक आदमी उसे नोटिस करता है और कहता है, हे झोचैन, तुम आज काफी सुबह सुबह उठ चुके हो, मेरे पास अभी के टाइम ए ब्रांड के 400 बॉटल स्टार एनर्जी ड्रिंक है, क्या तुम इनमें से कुछ लेना चाहोगे? हीरो मना करते हुए वहाँ से दौड़ते हुए निकलने लगता है। वही दूसरी तरफ वो आदमी कहता है, अरे आज तो तुम काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत बढ़िया, यंग जनरेशन को ऐसे ही चेयरफुल होना चाहिए। अब हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो अब से रोज दिन ऐसे ही प्रैक्टिस को जारी रखता है। वो अपने बॉडी को धीरे धीरे एडेप्ट कर रहा था। मैंने कुछ दिनों से इस वर्ल्ड के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का कोशिश करा है, जहाँ पर मेरे को पता चला है कि यहाँ के लोग अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट को कंज्यूम करता है और उसके बाद से वो अपने पावर को बढ़ाता है। और इसी तरीके के सप्लीमेंट खाए हुए एल्कोनेट को ऑडिटोर कहा जाता है और इस तरीके के सप्लीमेंट का काफी ज्यादा कीमत होता है। वो पुल अप करता है, 1-2 से शुरू करते हुए 100 तक जारी रखता है। दोस्तों आप कितना बार कर सकते हो नीचे कमेंट करना। अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं 20 बार। फिर हीरो नीचे लैंड करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे को पता नहीं इस बॉडी के अंदर क्या खासियत है, बट ये बॉडी पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था। यहाँ के लोग एक्सरसाइज करना ज्यादा पसंद नहीं करते, वो लोग बस बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं और अपनी बॉडी को ताकतवर बनाते हैं। बट मैंने अपनी दुनिया पर सीखा है, अगर एक्सरसाइज करा जाए तो फिर बॉडी और भी ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। इसके अलावा ये बॉडी पहले से ही पिछले ओनर के द्वारा काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया था। तभी अचानक से उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है और वहाँ से काफी ज्यादा चीखते हुए कोई कहता है, झूचैन, मैं तुम्हारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, तो तुम अब कब स्कूल आने वाले हो? देखो अब स्कूल में टीचर भी तुम्हें वार्निंग दे चुके हैं, तुम और ज्यादा एब्सेंट नहीं रह सकते, और मैंने तुम्हें कल के रात ही बताया था, तुम्हें याद है ना? भाई हीरो अनकंफर्टेबल होते हुए हाँ में जवाब देता है, जबकि वो मन मन सोच रहा था मैं पूरी तरीके से भूल गया था। फिर सिंसिप होता है और वो कॉलेज में आकर पहुंचता है, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को ऑडिटोर के हिस्ट्री के बारे में बता रहा था। वही हमारे हीरो बहुत ही ध्यान लगाते हुए इन सभी का नोट बना रहा था। यहाँ पर टोटल 6 लेवल है, E, D, C, B, A और S रैंक, जहाँ पर हर एक रैंक से दूसरे रैंक के अंदर प्रमोट होने के लिए उसके पीक लेवल तक पहुंचना जरूरी है। और तुम यहाँ पर पूरे लिस्ट को देख सकते हो कि हर एक रैंक के अंदर कितने सारे छोटे छोटे स्टेजेस हैं, और इसी तरीके से कोई अपने रैंक को बढ़ाते हुए अगर वो S लेवल तक पहुंच गया तो उसे एक गॉड भी माना जा सकता है। उनके ताकत के साथ किसी को भी कंपेयर करा नहीं जा सकता। जहाँ पर E रैंक को सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है, और इन्हीं लोगों के हिसाब से यहाँ के सिटी को भी डिवाइड करा किया था, जहाँ पर 5th लेयर के अंदर E रैंक और आम लोग, इसके साथ साथ D रैंक के लोग भी रहते थे। मैं हीरो सोचता है वो अभी के टाइम E रैंक का एक ऑडिटर है, और उसको अगर और भी ज्यादा ताकत को बढ़ाना है तो फिर अच्छे रिसोर्स के लिए उसे जरूर से मिड सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। उसी वक्त अचानक से उसके कान के पास एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा आते हुए लगता है, दिखाई देता है। वहाँ पर काफी सारे लड़के हमारे हीरो को लेकर मजाक कर रहा था। वो कहते हैं, देखा मेरा टारगेट कभी मिस नहीं होता। तभी दूसरा लड़का कहता है, देखो जरा ये झोचैन तुम्हें आंख दिखा रहा है। जो सुनते हुए वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इस तरीके के एक कमजोर से लड़के मेरे को आंख दिखाएगा? वैसे अगर पढ़ने लिखने की बात करा जाए तो फिर काफी ज्यादा अच्छा है, बट अगर ताकत के बारे में बात करा जाए तो फिर वो एक E रैंक का कमजोर सा लड़का है। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ अगर तुम चाहो तो उसे जरूर से एक पंच खिला सकते हो। मेरी दूसरी साइड से हीरो सोच रहा था, इस तरीके के लोग हमेशा कहीं न कहीं से आकर जुट जाते हैं, पता नहीं इनका प्रॉब्लम क्या है। तभी टीचर कहता है, तुम सभी लोग अपनी ड्रेस को चेंज करते हुए फील्ड के अंदर पहुंच जाओ, आज तुम्हारा पीटी टीचर एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद सारे लोग कॉलेज के फील्ड के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर हमारे हीरो अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहा था, और वो मन ही मन सोच रहा था यहाँ के स्टूडेंट्स को हर दिन फिजिकल गेम्स खिलाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, हे झोचैन, तो तुम मेरे को आंखें दिखा रहे थे। झोचैन भी उसे नोटिस करता है। तभी आसपास के लोग एक्साइटेड होते हुए कहता है, देखो अब लगता है वहाँ पर एक फाइट होने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे ये दोनों हमेशा ऐसा ही करते हैं। दिखाई देता है 2 लोग मिलकर हमारे झो को कॉलर से पकड़ा हुआ था। मेरे आसपास के लोग बात करते हैं, हर महीना ये लोग झो को परेशान करते हैं, क्या ये लोग थकते नहीं है? तभी साइड से और एक लड़का कहता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, नहीं तो इनके दूसरा शिखर तुम भी बन सकते हो। दिखाई देता है वो बुली लड़का कहता है, तो तुम कुछ दिनों से काफी ज्यादा एरोगेंट बनने का कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम पढ़ने में तो काफी ज्यादा अच्छे हो, बट क्या तुम लिख कर लोगों से फाइट करोगे? तुम्हें पता है ना, ऑडिटर्स को लेवल के द्वारा उसके ताकत को मेजर करा जाता है, और तुम्हारे जैसे एक लड़के जो कि लेवल 1 का है वो एक पीस ऑफ ट्रेश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तभी जू कहता है, अच्छा तो फिर अगर मैं एक ट्रेश हूँ तो फिर तुम्हारा लेवल भी तो 1 है, तो फिर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? जो सुनते हुए वो बंदा बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका था, और वो एक मुट्ठी बनाते हुए जोर से चीखते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बकना सीख चुके हो, रुको मैं अभी तुम्हें एक लेसन सिखाता
हूँ। बट जू उसके पंच को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ते हुए उसमें दबाव डालने लगता है, जिसे महसूस करते हुए वो लड़का पूरी तरीके से अंदर ही अंदर हिल चुका था। वो मन ही मन सोचता है मैं अपने हाथों को छुड़ा नहीं पा रहा और ये लड़का अचानक से मेरे से भी लंबा कैसे हो गया। तभी जू कहता है तो तुम कह रहे थे कि यहाँ पर ताकत ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो फिर क्या है मैं तुम्हारे इन हाथों को मसल दूं। जो सुनते हुए वो लड़का काफी ज्यादा डर चुका था, उसके चेहरे से पसीना गिरने लगे थे। वो डरते हुए कहता है प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। भी अचानक से उनके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त सा प्रेशर गिरने लगता है, जबकि हमारे हीरो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इसे रेजिस्ट करने का कोशिश करता है। वो साइड में देखता है और मन ही मन सोचता है इतना ताकतवर प्रेशर किसका हो सकता है। दिखाई देता है एक आदमी अपने दांतें टाइट करते हुए कहता है तो तुम मेरे क्लास के अंदर मेस फैला रहे हो, मानना पड़ेगा तुम लोगों के साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे को बताओ तुम लोगों को मेरे क्लास के अंदर ट्रेवल खड़ा करने का परमिशन किसने दिया है? और मेरे को लगता है झोजन तुम्हें इन सभी के पीछे हो, है ना? भाई झो हंसते हुए कहता है अरे बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, हम तो बस दोनों दोस्त मिलकर थोड़ा सा खेल रहे थे। वो उसके हाथ को छोड़ देता है और टीचर वहाँ से जाने लगता है और उन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है अगर दूसरी बार भी तुमने इस तरीके के कैवर्स बनाने का कोशिश किया तो इसका फल अच्छा नहीं होगा और बाकी के सभी लोग टेस्टिंग के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। दिखाई देता है सारे लोग लाइन में आ चुके थे, जबकि टीचर कहता है तुम लोगों के फाइनल ग्रेजुएशन का एग्जाम और बस 3 महीने के बाद होने वाला है और उसके बाद तुम्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, जो कि और भी ज्यादा कठिन साबित हो सकता है और इसके कारण से तुम सभी को ताकतवर बनना पड़ेगा और हमारे एकेडमी के नाम को उज्जवल करना पड़ेगा और इसके कारण से तुम सभी के स्पिरिट को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए मैंने तुम सभी के लिए ग्रेड ए लेवल के सप्लीमेंट को लेकर आया है और इनके हर एक का कॉस्ट बस 6000 रुपया होने वाला है, तो इसे लो और इसके फायदा उठाओ। दिखाई देता है वो सारे लोग उन सप्लीमेंट्स को खरीद रहे थे। कुछ टाइम के बाद एक लड़का फुल ऑफ करता है और बस 23-24 करने के बाद ही हार मान लेता है। उसके बाद एक लड़का अपना पूरा दम लगाते हुए 50 तक करता है। मैं हीरो सोच रहा था यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर से है, बस 50 तक करने में इन लोगों का इतना ज्यादा हालत क्यों छूट रहा है। तो पीछे से कोई कहता है झोचन क्या तुम ठीक हो? दिखाई देता है वहाँ पर एक लड़की थी जो अपने सप्लीमेंट को लेते हुए आ रही थी और कहती है तुम काफी दिनों से स्कूल में नहीं आए थे, तो मैं क्या जान सकती हूँ तुम कहाँ पर थे? वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे को तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्ट वगैरह है, मैं तो बस क्यूरियस थी। वही जो एक स्माइल देते हुए कहता है बिल्कुल मेरा बस थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ था। तभी लड़की पूछती है बट तुमने टीचर का वो सप्लीमेंट क्यों नहीं खरीदा? वही हीरो कहता है क्योंकि मेरे को वैसे कुछ जरूरत नहीं था। और वो मन ही मन सोचता है क्योंकि मेरे पास अभी उतना कुछ पैसा वगैरह नहीं था, यहाँ पर के सारे लोग इतना ज्यादा अमीर है। वही वो लड़की तांती अपनी सप्लीमेंट को खोलते हुए खाने लगती है और कहती है अगर तुम टीचर से सप्लीमेंट नहीं खरीदोगे तो फिर टीचर साहब से तुम्हारे लिए इस एग्जाम को और भी ज्यादा टफ बना दे, तो फिर जो भी करना संभाल के। और उसी वक्त तांती का नाम अनाउंस होता है और लड़की आगे बढ़ती है, वो भी पुल अप करते हुए 25 तक जाता है और फिर छूट जाता है। दूसरी तरफ वो टीचर मन में सोच रहा था ये टोटल 25 पर करा है और 2 बटल सप्लीमेंट खरीदा था, तो वो 25 के नंबर को बढ़ाते हुए 35 कर देता है और उसी के साथ उसे एग्जाम में पास कर देता है। भाई हीरो मन में सोच रहा था ये टीचर एकदम से फ्रॉड है, वो अपनी चीजों को बेच रहा है, वो भी नंबर के लिए, और सारे स्टूडेंट कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों ये चीज हमारे स्कूल में भी होता था, जहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जाम के नंबर्स उन लोगों को ज्यादा दिया जाता था जो कि टीचर्स के कोचिंग में पढ़ते थे। तभी जो का नाम भी अनाउंस होता है, जो आगे बढ़ता है, जबकि टीचर मन ही मन सोच रहा था इस लड़के ने एक भी बटल नहीं खरीदा है। और फिर वो एक सार्केस्टिक स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इस एग्जाम को मेरे मदद के बिना पास कर सकते हो? चलो तुम फेल होने वाले हो और इस चीज को मैं सभी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर पाऊंगा। भाई हीरो उस बार को देखता है और मन ही मन सोचता है ये तो बिल्कुल एक आम सा बार ही लग रहा है, बट इसके अंदर जरूर से कोई ना कोई तो ट्विस्ट होगा ही होगा। हीरो पुल को पकड़ता है और अचानक से उसके हाथ के अंदर 10 किलो वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि उसके हाथ के उस टेस्टिंग ब्रेसलेट से प्रोड्यूस हो रहा था। तभी हीरो सोचता है तो अच्छा यही वो चीज है जिसके कारण से सारे लोग अपने आप को ज्यादा पुश नहीं कर पा रहे थे, बट इसका जरूर से कोई वजन का लिमिट होगा जो कि मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से ठीक रहेगा। इसके साथ वो पुल अप करना शुरू कर देता है, जबकि उस ब्रेसलेट के अंदर धीरे धीरे वजन भी बढ़ने लगता है। पहले 20 किलो, फिर 50 किलो, फिर 80 किलो, फिर 100 किलो तक भी पहुंच जाता है। आसपास के सारे स्टूडेंट पूरी तरीके से घबरा चुके थे, हैरान हो चुके थे कि छू ऐसा कैसे कर सकता है। दिखाई देता है हीरो के ब्रेसलेट अब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था, जबकि हीरो टोटल 100 पुल अप करने में सक्षम हो जाता है, जिसे देखते हुए सारे लोग समझ पाते हैं कि वो ऑलरेडी सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर वो नीचे लैंड करता है, जबकि सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर झू को घेर लेता है और उससे पूछता है बताओ मेरे को तुमने कौन सा सप्लीमेंट खरीदा था, क्या चीज खाया था, हमें भी वो चीज चाहिए। और इसी तरीके से वो हमारे झू को तारीफ या फिर कहे तो फोर्स करा
रहा था, जबकि दूर से वो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़का कब इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। ये लड़का जरूर से कोई ना कोई बहुत ही हाई लेवल के मेडिसिन को कंज्यूम करा है, नहीं तो कोई बस 1 महीने के अंदर सेकंड लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अगर सारे लोग इसके बारे में पता कर ले तो फिर मेरा सप्लीमेंट और कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम्हें मैं एक अच्छा सा लेसन सिखाऊंगा जो कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। शिफ्ट होता है प्रिंसिपल रूम पर। कोई अंदर से चीखते हुए कहता है कि सेकंड लेवल के इवेंट को कैंसिल करा जा रहा है। तभी दूसरी तरफ से आंसर आता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी के टाइम एलाइट ओरेकल्स की जरूरत है जो कि कम से कम 3 या फिर 4 लेवल के होंगे। वो प्रिंसिपल कहता है, बट हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही कम 3rd लेवल के स्टूडेंट ओरेकल बनते हैं। इस हालत में कैसे मैं एक एलाइट लेवल के ओरेकल को कंपटीशन में भेजूंगा, और वैसे भी हमारे स्कूल के फंडिंग भी काफी ज्यादा घट चुका है। इसके कारण से हमारे पास वैसा कोई रिसोर्स भी नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए इतने कम वक्त के अंदर मैं कोई अच्छा सा ओरेकल को प्रोड्यूस कर पाऊंगा। वही दूसरी साइड से कॉल को काट दिया जाता है। वही प्रिंसिपल भी अपने टेलीफोन को रखता है और बैठते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे कॉलेज के अंदर सब के सब 1 या फिर 2 लेवल के ओरेकल है। मैं तो बस इन लोगों के साथ मजाक कर रहा था कि हमारे पास 3 लेवल के भी ओरेकल आ चुके हैं, बट बस 3 महीने के अंदर मैं कहां से एक अच्छा सा स्टूडेंट ढूंढ के लाऊं जिसका लेवल कम से कम 3 लेवल का हो। अब हमारे पास बस एक ही चॉइस हो सकता है कि हम हमारे कॉलेज के पूरे रिसोर्स को बस एक ही स्टूडेंट के अंदर झोंक दे। वो घर के शोकेस में एक पत्थर की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर, कि मैं लाइट ओरेकल एकेडमी को और बचा नहीं पाऊंगा। क्या ये मेरी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? इसे गवर्नमेंट के लोग बंद कर देंगे। और उसी वक्त साइड में कोई आता है, दिखाई देता है ये असल में वही पीटी टीचर था। वो कहता है, हेडमास्टर ये देखिए टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है जिसके अंदर काफी सारे प्रॉमिसिंग टैलेंटेड लोग हैं। हेडमास्टर रिपोर्ट को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या प्रॉमिसिंग? ये तो सब के सब 1 लेवल के हैं जो कि पूरी तरीके से यूजलेस है। बस एक को छोड़कर लगता है अब मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्टिंग करना पड़ेगा। वो कहता है, बताओ मेरे को ये झू चैन कौन है और उसे भूला कर मेरे पास ले आओ। शिफ्ट होता है और जो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और वो डेविल बेहेमोथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है हेडमास्टर ने तुम्हें क्यों समन करा है? हीरो पूरी तरीके से इन सब से अनजान था। वो प्रिंसिपल रूम के पास आता है और जब वो दरवाजे को खोलने ही वाला था, अचानक से उसके हाथ के पास एक आग का चिंगारी जलने लगता है। हीरो हैरान होता है और उसके सामने वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाता है जहाँ पर लिखा गया था कि बेहेमोथ ने एक चीज का ख्वाहिश करा है जो कि आपके आस पास ही अभी के टाइम है। उस चीज को लेते हुए आपको बेहेमोथ को देना है। हीरो कहता है, क्या मेरे को अभी इसी टाइम इससे करना पड़ेगा? बेहेमोथ कहता है, बिल्कुल, तुम एक काम करो, नहीं तो जल के मर जाओ। तुम्हारे पास बस यही दोनों ऑप्शन है। तभी वो आगे बढ़ते हुए घर के अंदर एंटर करता है जबकि हेडमास्टर अपने सीट से उठ चुका था। प्रिंसिपल उसके टेस्ट रिपोर्ट में हाथ फेरते हुए कहता है, तो तुम्हारा फिजिकल लेवल एक सेकंड टायर तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है, बट तुम्हारे अंदर काफी सारे खामियां हैं, जैसे कि तुम रेगुलर क्लास नहीं आते, क्लास के टाइम दूसरे लोगों के साथ बात करते हो, इसके साथ साथ कमजोरों को बुली करते हो, और भी बहुत सारे गुनाहों के बारे में इस पेपर के अंदर लिखा गया है। इस सब कुछ असल में उसी पीटी टीचर ने लिखाया था। प्रिंसिपल कहता है, देखो तुम्हारे इन सभी चीजों को मैं क्षमा कर सकता हूँ, बट तुम्हें पता है एक ओरेकल बनने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो है पैसा, जो कि तुम्हारे पास सही में नहीं है। और इस हालत में तुम्हें अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए। तुम फ्यूचर में अपने ओरेकल बनने के खर्चा को उठा नहीं पाओगे। बाकी तुम्हारी फैमिली सिचुएशन और बाकी सारी चीजों को अगर मिलाया जाए तो फिर तुम काफी ज्यादा खराब परिस्थितियों में हो, और अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो फिर तुम्हारा फैमिली एकदम से कंगाल बन जाएगा। और अभी के टाइम हम हमारे स्कूल के अंदर रिसोर्सेज को शॉर्ट डाउन कर रहे हैं, इसके कारण से हमें फालतू के स्टूडेंट कॉलेज के अंदर नहीं रखना। वही प्रिंसिपल मन ही मन सोच रहा था, वो ऑलरेडी सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है, और अगर किसी तरीके से ये लेवल 3 के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर ले तो फिर ये काफी ज्यादा बढ़िया होएगा, नहीं तो मैं इसके कॉलेज के सारे फीस को रिफंड कर दूंगा। प्रिंसिपल कहता है, तो फिर अगर मैं बोलूं कि कल से तुम्हें स्कूल आने का कोई भी जरूरत नहीं है तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? जो पूरी तरीके से उस जगह पर फ्रीज हो चुका था। वही साइड पर बेहेमोथ हैरान होते हुए साइड पर देखता है और वो असल में शोकेस के अंदर वही ब्लैक स्टोन को नोटिस करता है और मन ही मन कहता है, बच्चे वो देखो, मेरे को वही चीज चाहिए, मेरे को अभी अभी उसे लेके मेरे हाथ में दो। मैं हीरो मन ही मन बेहेमोथ से बात करता है, देखो अभी के टाइम तुम मेरी सिचुएशन को देख ही रहे हो, तो फिर क्यों ना तुम खुद ही आगे बढ़ो और उसे ले लो। बेहेमोथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर अब तक मैं बैठा रहता? मैं बस उन्हीं चीजों को ले सकता हूँ जिन चीजों को तुम अपना बनाकर मेरे को प्रदान करो। तो फिर तुम्हें अभी किसी तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन को बनाना है जिससे कि तुम उस पत्थर को ऑब्टेन कर सको। हीरो पूरी तरीके से टेंस हो चुका था। वो मन ही मन सोचता है, मेरे को किसी भी हालत में और सारे रिसोर्स को लेने के लिए भी मेरे को मीट सिटी के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और ये बस तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास हमारे इस कॉलेज के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वो भी डी रैंक के साथ मेरे को मिल जाए। और इसके कारण से मैं किसी भी हालत में इस कॉलेज से एक्सपेल्ड होना अफोर्ड
नहीं कर सकता, इससे मेरा पूरा फ्यूचर तबाह हो सकता है। तभी हीरो को अचानक से याद आता है कि ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट लेवल 1 के हैं, जबकि उसका लेवल ऑलरेडी 2 तक सरफस कर चुका है। तो इसके कारण से कॉलेज के लिए मैं काफी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ। सबसे प्रिंसिपल मेरे को टेस्ट कर रहे हैं और मेरे को इस टेस्ट को अच्छी तरीके से पास करना पड़ेगा। वो बेहमोस से कहता है, देखो मैं तुम्हें वो क्रिस्टल दूंगा, बट उसके पहले मैं चाहता हूँ इसके रिवॉर्ड को तुम पहले ही मेरे को दे दो। बेहमोस हैरान होते हुए उसको देखता है, फिर पसीनों से लथपथ होते हुए कहता है, अब मेरे को ये मत बोलना कि तुम्हें बाबा से वही चीज चाहिए। जो सीरियस होते हुए कहता है, बिल्कुल मेरे को तुम्हारा पावर चाहिए। बेहमोस कहता है, बच्चे मैंने तुमको पहले ही बताया था तुम मेरे पावर को हैंडल नहीं कर सकते, इससे तुम्हारा मौत भी हो सकता है, तो कुछ और प्लान के बारे में सोचो। भाई जो कहता है, देखो अगर आज मैं टीचर को कॉन्विंस नहीं कर पाया तो फिर मेरे सपने के साथ साथ तुम्हारी सारी ख्वाहिश भी पूरा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसके कारण से बॉस मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेहमोस हैरान होते हुए कहता है, ठीक है जो करना है करो, बट इसके परिणाम अगर गलत हुआ तो तुम उसे खुद भुगतोगे। इसके साथ कॉन्टेक्ट पेपर आ जाता है जहाँ पर बताया गया था वो जब भी चाहे बेहमोस के पावर को बोरो कर पाएगा और उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि प्रिंसिपल पूछता है, तो बताओ तुमने क्या सोचा है? जो कहता है, प्रिंसिपल सर मैं अपना लेवल का टेस्ट दोबारा से देना चाहूंगा और फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि मेरे को क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मेरे से हाथ मिलाओ और उसमें अपने प्रेशर को रिलीज करो। वो दोनों हैंड शेक करते हैं। जबकि टीचर सोच रहा था ये बिल्कुल लेवल 2 का है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कमजोर है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जबकि हमारे हीरो अभी मन ही मन सोच रहा था, मेरे को किसी भी हालत में अपने मैक्सिमम लिमिट को दिखाना पड़ेगा, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो बेहमोस के पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है और फिर अपने पावर को धीरे धीरे प्रिंसिपल के हाथ के अंदर रिलीज करने लगता है, जिसको महसूस करते हुए उस प्रिंसिपल का भी हालत खराब होने लगता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के शरीर से मैक्सिमम लेवल के फोर्स रिलीज होता है। वही दूसरी तरफ बेहमोस सोच रहा था, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम और थोड़ा सा भी पावर को बढ़ाए तो फिर तुम्हारा बॉडी इसी जगह पर एक्सप्लोड कर जाएगा। तभी प्रिंसिपल उसके हाथ को जल्दी से छोड़ता है और बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है इसका ताकत वक्त के साथ बढ़ता ही चला है और वो अभी के टाइम लेवल 4 तक पहुंच चुका है। भाई हीरो एक डेविलिश लुक देते हुए कहता है, तो सर अब आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई प्रिंसिपल पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था और दूसरे ही पल वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर हमारे हीरो को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर तुम हमारे स्कूल के तरफ से रीजनल टूर्नामेंट के अंदर एक पार्टिसिपेंट बन जाओ, तुम ही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था, उसे बातें कुछ समझ में तक नहीं आ रहा था। तभी कुछ टाइम बीतता है, प्रिंसिपल उसे समझाता है कि उनके सिटी के अंदर एक लेवल 4 का एग्जाम होने वाला है और इस तरीके के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना भी एक स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात मानी जाती है। और बस स्कूल के अंदर झो चैन अकेला स्टूडेंट है जिसके पास लेवल 4 का कैपेसिटी है। प्रिंसिपल उसे रिक्वेस्ट करता है और पिछले टाइम उसके साथ खराब बिहेव करने के लिए उसके स्कूल का फीस पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा झो का जो सप्लीमेंट अब से होगा वो किसी दूसरे स्टूडेंट से 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल कहता है, अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई और रिक्वेस्ट करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। हमारा स्कूल अपना बेस्ट कोशिश करेगा जिससे कि वो तुम्हारा मदद कर सके और तुम्हारे जैसे एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को बाहर के स्कूल भी रिक्रूट करना चाहेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा कि तुम हमारे स्कूल को छोड़कर ना जाओ। और इस चीज को मैं बढ़ाकर बोलना नहीं चाहता, बट तुम इस एग्जाम में कैसा रिजल्ट करोगे इसके ऊपर हमारी ये स्कूल फ्यूचर में जाकर रहेगा या फिर इसके फंडिंग को पूरी तरीके से कट कर इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ डिफेंड करता है। भाई झो को भी समझ में आता है कि ये एग्जाम स्कूल के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, ठीक है प्रिंसिपल मैं जरूर से हमारे स्कूल को ही रिप्रेजेंट करूंगा, बट क्या आप उसके बदले में वो पीछे शोकेस के अंदर पहले ब्लैक क्रिस्टल को दे सकते हैं? प्रिंसिपल थोड़ा सा हैरान होते हुए पीछे देखता है और फिर कहता है, ये क्रिस्टल हमारे पिछले प्रिंसिपल का आखिरी निशानी है। वैसे तो हमें पता नहीं इस क्रिस्टल का किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है, बट हम इस चीज को हमारे पिछले प्रिंसिपल के मेमोरी सोच कर याद करते हैं। बट अगर हमारा स्कूल ही ना रहे तो फिर ये मेमोरी का क्या ही फायदा? तो फिर मैं तुम्हें जरूर से ये चीज दूंगा, बट तुम हमारे स्कूल को छोड़कर नहीं जा सकते, ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। जो कसम खा लेता है। तभी प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, बट झोचन मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि तुम्हारा ताकत इस तरीके से बढ़ता ही चला गया? तभी जो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, मैं अपनी ताकत को छुपाने का ट्रेनिंग कर रहा था जिससे कि कोई भी मेरी ताकत को पहले से भाप ना सके और मैं आशा करूंगा कि प्रिंसिपल मेरे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। भाई प्रिंसिपल रोते हुए कहता है, मैं बिल्कुल इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है, सच में इस तरीके के एक टैलेंटेड लड़का जो कि दुश्मनों को चकमा देने के लिए अपनी स्किल को भी छुपाने का कोशिश कर सकता है, वो कितना ही ज्यादा जीनियस होगा। उसी वक्त साइड से एक लड़की आती है और प्रिंसिपल कहता है, झोचैन को सीधा इलाइट क्लास के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, तो उसी के हिसाब से जाके तुम दिखा दो।
भाई कुछ टाइम के बाद वो लड़की झो को लेते हुए कहीं पर जा रही थी। लड़की कहती है हमारे स्कूल के ये तीसरी मंजिल इलाइट क्लास के लिए बनाया गया है। वैसे बहुत टाइम के बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखा कि तुम उसे पहले से ही जानते थे और ऐसे ही उन लोगों के अंदर बात वगैरह चल रहा था, जबकि पीछे से कोई तो बहुत ही तेजी से झोचन का नाम पुकारते हुए आ रहा था। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही पीटी टीचर था। वो रोते हुए कहता है झोचन मैंने प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मनाने का कोशिश किया बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम्हारे ग्रेड्स भी काफी सही है, हर स्टूडेंट पढ़ना डिजर्व करता है। मैं आशा करता हूँ इस कॉलेज से निकलने के बाद भी तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करोगे और अपने फ्यूचर को उज्जवल करोगे। मतलब इस पीटी टीचर को लग रहा था कि हमारी हीरो झो को एक्सपेल कर दिया गया है। तभी साइड से वो लड़की कहती है टीचर आप क्या कह रहे हैं, झोचन को इलाइट क्लास के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और मैं अभी के टाइम उसको रजिस्टर करने के लिए ले जा रही हूँ। जो सुनते हुए पीटी टीचर पूरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं। तभी लड़की कहती है और आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है और वो काफी ज्यादा गुस्सा थे तो जल्दी जाइए। भाई पीटी टीचर और भी ज्यादा शौक होते हुए मन ही मन सोचता है लगता है मेरा आज एल लगने वाला है। शिफ्ट होता है रात को। हमारे हीरो सिंपली बेड पर लेटा हुआ था और मन ही मन कह रहा था लेवल 2 से लेवल 4 के अंदर जाना ये कोई मजाक की बात नहीं है। उस टाइम तो मैंने बेहेमोस का पावर को बोरो कर लिया था बट मेरे को 3 महीने के अंदर ओरिजिनली लेवल 2 से लेवल 4 तक पहुंचना पड़ेगा और मेरे पास उतना कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकूं। मैं अब क्या करूंगा। वो काफी ज्यादा परेशान था। तभी बेहेमोस कहता है देखो तुम्हें अगर और भी ज्यादा मदद का जरूरत है और भी ज्यादा रिवॉर्ड का जरूरत है तो फिर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ेगा। मैं बेहेमोस मुझसे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है लड़के तुम सोचना भी मत कि टूर्नामेंट के अंदर तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे। भाई झो आंखें बंद करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है बट अच्छी की बात यह है कि अब से मेरे को स्कूल की तरफ से फ्री सप्लीमेंट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है उसके लोन 5 दिन के अंदर देना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। हमारे हीरो स्कूल आते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने क्लास फ्लोर पर आने के बाद उसे लग रहा था कि बिल्कुल कोई छोड़ा गया फैक्ट्री है। बहुत ही ज्यादा धूल फैला हुआ था। तभी अचानक से पीछे से कोई झो का नाम पुकारता है। जो देखता है वहाँ पर दूर से एक येलो हेयर वाला आदमी अपने हाथ को वेव कर रहा था। वो कहता है इधर आओ क्लास इस तरफ है। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे रास्ते से बढ़ने लगे थे और ये आदमी असल में एडवांस क्लास का टीचर है जिसका नाम है झैंग। हीरो देखता है उसके क्लास के नेम को भी सेलो टेप और पेपर से लगाया गया था। भाई जो टीचर के साथ बात करते हुए मन ही मन सोच रहा था इस स्कूल का कंडीशन इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है, वो भी एक एडवांस क्लास के। और फिर वो पूछता है सर हमारे एडवांस क्लास के कितने सारे टीचर हैं। भाई वो टीचर अपने बाले सहलाते हुए परेशान होते हुए कहता है इस क्लास के अंदर बस वही अकेला एक टीचर है। और वो कहता है हमारे स्कूल का कंडीशन दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खराब जाता जा रहा है और वैसे भी एडवांस क्लास के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट है और उससे भी बड़ी बात एडवांस क्लास के टीचर का फीस भी बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कारण से उनका स्कूल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और हीरो को समझ में आता है स्कूल का कंडीशन सच में अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूट चुका है। और तभी दरवाजे को खोला जाता है और कहता है ये रहा तुम्हारा क्लास और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ की फैसिलिटी तुम्हें निराश नहीं करेगा। भाई हीरो अंदर देखते हुए पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वो देखता है उनके एडवांस क्लास को वो पूरी तरीके से हर जगह से चमक रहा था। वहाँ पर कुछ लोग रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे जबकि कुछ पंचिंग के। तभी हीरो मन में सोचता है ये तो बिल्कुल हमारे दुनिया के प्रीमियम जिम लग रहा है और वैसे यहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। और तभी उसे नोटिस होता है कि सारे लोग अजीब तरीके से उसको घूर रहा था। तभी टीचर कहता है सारे लोग गठे आ जाओ, अब से हमारे साथ झो भी ज्वाइन करेगा। और जैसे कि तुम लोगों को पता है क्लास बहुत दिन पहले शुरू हो चुका है और झो बहुत टाइम के बाद हमारे क्लास को ज्वाइन करा है। बट चिंता मत करना, हम सभी लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे कि रीजनल टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस हम लोग डिलीवर कर पाए। मैं हीरो भी उन सभी को ग्रीट करता है। तो पीछे से एक रेड हेयर वाला लड़का कहता है क्या वो यहाँ पर आने का लायक भी है, उसके पास का इतना ज्यादा ताकत है कि वो हमारे एडवांस क्लास को ज्वाइन कर सके। हे देखो हमें बताओ तुमने स्कूल को क्या खिलाया है जिससे कि तुम्हें इस क्लास के अंदर एंट्री मिल गया। तभी टीचर जोर से चीखते हुए कहता है मोइनो अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाओ, ऐसे फालतू के रूमर्स फैलाने का कोशिश भी मत करना। भाई हमारे हीरो मन ही मन सोच रहा था इस तरीके के जोकर पता नहीं हर स्टोरी में कहाँ से आ जाते हैं। वही वो लड़का एक डिफिलिस लुक देते हुए कहता है तो फिर तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक फॉर्मल चैलेंज करता हूँ झोचैन, तुम मेरे से डुएल करो और उसके बाद ही देखेंगे कि तुम यहाँ पर आने के लायक हो या फिर नहीं। भाई सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग बात करते हैं कि बहुत टाइम से इस तरीके के फॉर्मल चैलेंज के बारे में किसी ने भी नहीं सुना। कुछ कहते हैं वेनहाउ हमारे बैच में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो एक न्यूबी के साथ फाइट करेगा। इसका मतलब बुली करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से पागलपन है। भाई दूर से एक येलो हेयर वाला लड़का अपने डंबल उठाते हुए कहता है दोबारा से यहाँ पर शोरगुल शुरू हो गया। तभी साइड से एक पिंक हेयर वाली लड़की कहती है अरे देखो तो जरा उस वेनहाउ ने एक न्यूबी को चैलेंज कर दिया है। भाई वो येलो हेयर वाला हमारे हीरो को देखने के लिए नहीं
नहीं गया था, इसी कारण से उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी हीरो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बारे में सुनते हुए वो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो उसे रोकने का कोशिश करता है बट जो कंटिन्यू करता है, ये बिल्कुल एक फॉर्मल चैलेंज रहेगा, कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर सकता, ये बस टूर्नामेंट के पहले अपना एक प्रैक्टिस की तरह ही माना जाएगा। से शिफ्ट होता है सीधा प्रिंसिपल रूम पर, जहाँ पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो कहता है मेरे को इस पीटी टीचर ने पहले ही कहा था, इस झो चैन का बिहेवियर काफी ज्यादा खराब है, वो लोगों को बुली करता है और लगता है उसने सही कहा। वो क्लास के अंदर जाते ही एक को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ से वो टीचर कहता है नहीं झो चैन ने बस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, असल में दूसरा बंदा ही झो चैन को चैलेंज करा था और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयारी नहीं है, लगता है इस डुएल को हम लोग नहीं रोक सकते। टीचर मन सोचता है ये काफी अच्छा वक्त हो सकता है जहाँ पर मेरे को झो चैन के एबिलिटी के बारे में और भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे भी वो अपनी ताकत को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है और वो एरिना को तैयार करने के लिए कह देता है और इनके चैलेंज को भी ऑथराइज कर देता है। शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर टीचर क्लास के मिडिल में खड़े हुए थे और उनके दोनों साइड पर झो चैन और वेन हाउ एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हुए थे। उनके सामने एक डेस्क रखा गया था और टीचर उन दोनों को सारे रूल्स के बारे में बताने लगता है कि ये एक 1-on-1 चैलेंज होगा, कोई दूसरा बंदा एरिना के अंदर फाइट के टाइम प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो उसको तुरंत ही इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस डेस्क के ऊपर एक छोटा सा मैकेनिज्म था जहाँ पर हाथ देने से ही उनका लेवल शो करने लगता है। वो दोनों ही ई रैंक के लेवल 2 के अंदर थे। हमारे हीरो को घूरते हुए मन सोच रहा था तो तुम भी फेज 2 के हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। शिफ्ट होता है सीधा एरिना पर, वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके थे, जहाँ पर रूल्स कुछ ऐसा था कि जो भी पहले हार मान जाएगा या फिर एरिना से बाहर निकल जाएगा या फिर फेस के अंदर एक भी स्ट्राइक खाएगा वो हार जाएगा। और इसके साथ टीचर मैच को शुरू कर देता है। वही तेजी से पहला स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ बिल्कुल झो के गले के पास तक पहुंच चुका था बट झो कुछ मिलीसेकंड के अंदर अपने हाथ को इतना तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमले को रोक लेता है। बट हाउ उसी जगह पर रुकने वाला नहीं था, वो अपने दूसरे पंच को करने के लिए आगे बढ़ता है और मन सोचता है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा शार्प है बट तुम मेरी इस स्ट्राइक से नहीं बच सकते। बट झो बहुत ही तेजी से उसके सारे स्ट्राइक को बहुत ही स्मूथली डॉज कर रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर हाउ पूरी तरीके से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके एक भी अटैक झो को छू भी नहीं पाता। तभी वो सीधा पीछे अपने पैरों से अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है। दिखाई देता है उसका पैर का स्पीड इतना ज्यादा था कि एक योलो लाइटनिंग स्ट्राइक बन गया था। झो भी इसे नोटिस करता है। दिखाई देता है वो किक सीधा झो के हाथ के ऊपर से हमारे हीरो के हाथ को भी स्ट्राइक करता है और फिर जमीन में एक जबरदस्त धमाका करता है। हाउ मनीमन सोच रहा था मेरे स्ट्राइक से कोई भी ई रैंक का बंदा खड़ा नहीं रह सकता और देखो तुम भी घुटनों के बल बैठ चुके हो, अब तुम नहीं जीत सकते। झो उसे तिरछी नजरों से देखता है, फिर जमीन में अपने हाथ को रखते हुए फोर्स को रिलीज करता है और फिर एक क्लीन किक सीधा हाउ के फेस के ऊपर लैंड करता है। हाउ मनीमन पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो मनीमन सोच रहा था इस तरीके के कॉम्बैट आर्ट मैंने आज तक नहीं देखा, बट ये हमला असल में हाउ के गले के पास हुआ था न कि फेस में। और इसी के बारे में वो मनीमन सोचते हुए कहता है मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हें जरूर से हराऊंगा। और जब वो पीछे घूमता ही है, झो का हाथ बिल्कुल उसके नाक के पास पहुंच चुका था और झो उसे छोड़ देता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे फेस को स्ट्राइक करने ही वाला था, तो क्या तुम हार मानते हो? वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो जमीन में घुटनों के बल ही बैठा रह जाता है, जबकि टीचर झो को विनर डिक्लेयर कर देता है। विनर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो हार चुका है, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था। आसपास के सारे क्लासमेट भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग सोचते हैं एक बाहर से न्यूबी आकर हमारे क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट को इस तरीके से हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो कहता है तो फिर क्या तुम हार मानते हो या फिर तुम्हें कोई शक है? टीचर भी काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है मैंने हाउ को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया था, बट फिर भी झो का फिजिकल एबिलिटी, उसका टेक्निक, उसका स्पीड सब कुछ अनबीटेबल था। सच में इसके पास टैलेंट है जैसे प्रिंसिपल ने कहा था। उसी वक्त पीछे से कोई आता है जिसे देखते हुए सारे लोग शॉक हो चुके थे। ये असल में उनको नहीं बल्कि प्रिंसिपल थे। वो कहता है जोजैन कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम के लिए आ सकते हो, मेरे को तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। वो दोनों निकल जाते हैं, जबकि पीछे से वो पिंक हेयर वाली लड़की बात करती है, हे तुमने देखा इस नए स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल का अच्छा रिश्ता है और वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तो पीछे से वो येलो हेयर वाला कहता है बिल्कुल हमें इसको किसी भी हालत में हमारे क्रू के अंदर ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वो लड़की पीछे से इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। शिफ्ट होता है बाहर, प्रिंसिपल उसके पहले दिन के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी चीज का जरूरत पड़े तो फिर तुम मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उसे पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। तभी जो सोचता है लगता है प्रिंसिपल सच में मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, क्या मेरे को पैसा चाहिए? ये पूछना सही होगा? नहीं, मैं झिझक नहीं सकता। और वो कह देता है प्रिंसिपल क्या आपके पास कोई तरीका है जिसके माध्यम से मैं पैसा कमा सकता हूँ, वो भी बहुत ही तेजी से। प्रिंसिपल उसको देखता है, फिर झो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है देखो तुम्हें चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं
नहीं है, अभी तुम छोटे हो और इस उम्र में तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में जाकर तुम्हें पैसा कमाने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगा और अगर तुम्हें कोई खाना वगैरह या फिर कपड़े का प्रॉब्लम है तो स्कूल उसको कवर कर लेगा। भाई हीरो समझ जाता है कि उसे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। सिट होता है कुछ टाइम के बाद जहाँ पर हमारे हीरो आराम से बेंच में बैठकर डंबल उठा रहा था और वो मन में सोचता है अगर स्कूल को पता चल गया कि मैंने अपने नाम से लोन वगैरह उठाया है तो फिर साहब से मेरे को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मेरे को किसी और तरीके से पैसा कमाने के बारे में जल्द ही सोचना पड़ेगा। तभी साइड से कोई आता है। ये असल में वही येलो हेयर वाला लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हुए जो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा वो स्पारिंग मैच काफी ज्यादा अमेजिंग था और प्रिंसिपल भी तुम्हें काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। मेरे को बताओ तुम हो कौन? वही छो इस अचानक इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा हैरान हो चुका था। तभी साइड से वही लड़की आते हुए कहता है सेन इसी तरीके का लड़का है, प्लीज तुम कुछ बुरा मत सोचना। और वो अपना परिचय देता है सूजिया। और लड़की कहती है हम लोग पहले इस क्लास को ज्वाइन करे थे तो उसके हिसाब से हम तुम्हारी सीनियर हुए, तो फिर जूनियर को अगर कोई भी चीज का जरूरत पड़े तो वो बेझिझक हमें बोल सकता है। तभी सेन कहता है अब से हमारा 3 लोगों का टीम बन चुका है जहाँ पर मैं हूँ लीडर, तो इसके कारण से मैं अपने साथियों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। वही जू मनीमन सोच रहा था ये लोग कितना ज्यादा अजीबोगरीब है। और दोस्तों कॉलेज में कुछ इसी तरीके के दोस्त होते हैं। मेरे साथ भी सेम टू सेम यही चीज हुआ था। आपके साथ भी अगर हुआ है तो जरूर से एक बार कमेंट में लिखना। बाकी स्टोरी में वापस से सेन कहता है तुमने फाइट के टाइम जो लास्ट किक मारा था उस टेक्निक को तुमने कहाँ से सीखा था? भाई जो को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है मैं बस नॉर्मली रिएक्ट करा था, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कॉम्बैट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। जो सुनते हुए सेन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो दोनों ही परेशान होते हुए कहता है भाई तुम्हारी बात अगर ओहिनाम के पास तक पहुँच गया तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। तभी वो लड़की समझाती है कि इस दुनिया के अंदर कॉम्बैट टेक्निक भी खरीद कर उसे भी एब्सॉर्ब करा जाता है जो कि मेमोरी स्क्रॉल या फिर स्टोन के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद जो जितना ज्यादा इन टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो उतना ज्यादा इन सभी चीजों में महारत हासिल करता जाता है और उसके बाद दूसरे टेक्निक के साथ मिलाते हुए अपना एक खुद का स्पेशल मूव बना लेता है और वही चीज दूसरों से उसको अलग करता है। उस ओवेन हाउ ने तुम्हारे ऊपर जो ब्रूटल किक किया था उसका नाम है हुक विंड किक जो कि एक डी रैंक का कॉम्बैट टेक्निक है। वह हीरो भी सोचता है बिल्कुल वो किक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है कि वो एक डी रैंक का टेक्निक था। और वो मनी मन सोचता है अगर मेरे पास भी एक कॉम्बैट टेक्निक होगा तो फिर मैं अपने स्किल को और भी ज्यादा बेहतरीन बना पाऊंगा। वो पूछता है क्या इस तरीके की कॉम्बैट टेक्निक काफी ज्यादा रेयर है? सेन कहता है हाँ नॉर्मल टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है बट जितना ज्यादा तुम हायर लेवल के और ताकतवर टेक्निक को ढूंढोगे वो उतना ज्यादा रेयर और कीमती बनता चला जाएगा। वैसे अगर वेन हाउ के उस डी रैंक के टेक्निक का बात करा जाए तो उसका कीमत है 5 लाख के आसपास। भाई हीरो मन मन सोचता है ये तो मेरा 1 साल का लोन का इंटरेस्ट है, लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेन और वो लड़की कहती है कि उन दोनों के पास भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो कि उन लोगों ने कंज्यूम करा है। भाई हीरो परेशान होते हुए मन मन सोचता है क्या इन लोगों के पास 5 लाख रुपया ऐसे ही घूमता रहता है? लगता है मैं बहुत ही अमीरों के क्लास में आ चुका हूँ, इनके पास हद से ज्यादा पैसा है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए सोचता है अगर इनके फैमिलीज इतना ज्यादा रिच है तो फिर इनके पास पैसा कमाने के भी बहुत सारे नुस्खे होंगे। और वो पूछता है क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा टेक्निक है जहाँ पर मैं अनलिमिटेड पैसा कमा सकता हूँ, वो भी बहुत ही तेजी से? सेन पूछता है अच्छा क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? जो हाँ में जवाब देता है और सेन कहता है तो फिर तुम बैंक लूट लो। सुनते हुए जो परेशान हो जाता है और वो कहता है मेरे को कोई सही चीज के बारे में बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी लड़का बहुत ही दिल से सोचने लगता है और फिर कहता है तुम ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर तुम बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम के अंदर कमा पाओगे। तभी जिया सेन के सिर पर मारते हुए कहती है देखो तुम इसे ऐसे गंदे आइडिया मत दिया करो, अगर टीचर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारा अच्छा खासा क्लास लिया जा सकता है, मतलब पनिशमेंट दिया जा सकता है। भाई हीरो हैरान होते हुए कहता है ये ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट ये क्या है? तभी सेन कहता है देखो गलती से भी वहाँ पर जाने के बारे में मत सोचना, उस जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो जगह सारे स्कूल के द्वारा स्ट्रिक्टली बैंड है। अगर तुम वहाँ पर गए और पकड़े गए तो फिर समझ लो बिना किसी डिस्कशन के तुम्हें सीधा स्कूल से बाहर निकल दिया जाएगा, इसे बस एक जोक की तरह समझो। वैसे मेरे को बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जो खांसते हुए कहता है कुछ 3 लाख के आसपास। जो सुनते हुए वो दोनों ही बुरी तरीके से हैरान हो जाता है और चीखते हुए कहता है क्या 3 लाख? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं वो दोनों वहाँ से खिसकते हुए कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से कंगाल वाले लोग हैं। और वो लोग वहाँ से निकल पड़ता है। जबकि जो मनी मन सोच रहा था कि ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट लगता है ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, तो मेरे को अब इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूल के बाद जाना पड़ेगा। सिट होता है रात को ब्लैक वाटर रोड के बैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो मोबाइल को देखते हुए पहुँच गया था और वो सोचता है गूगल का मैप तो इसी जगह को ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कह रहा है बट ये शहर तो पूरी तरीके से बंजर हो चुका है, चलो देखते हैं। तभी वो बेहेमोस से पूछता है बॉस तुम्हें क्या लगता है इस शहर के अंदर क्या हो सकता है? बट बेहेमोस वहाँ पर नहीं आता और वो मन में सोचता है लगता है
वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा अंदर तक नहीं जाने वाला और बाहरी जगहों पर ज्यादा ताकतवर लोग भी नहीं रहते और इमरजेंसी के लिए मैंने ऑलरेडी बेहेमोथ से लेवल 4 के पावर को बोरो कर लिया है और इतना रिसोर्स काफी रहेगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचता है इस बंजर से जगह पर मेरे को कहाँ से पैसा मिलेगा। तभी वो अचानक से सामने देखता है जमीन में किसी के चलने का निशान बना हुआ था और वो इसी निशान को फॉलो करते हुए एक दरवाजे के सामने आकर पहुंचता है, जिस दरवाजे के पीछे से थोड़ा सा रोशनी भी निकल रहा था। वो दरवाजे के सामने जाता है और घर के अंदर एंटर करता है और तभी पीछे से दो लोग उसे ही फॉलो कर रहे थे। असल में वहाँ पर काफी सारे लोग थे और वो लोग झो को खून भरी नजरों से देख रहे थे। हीरो अंदर प्रवेश करता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये जगह तो बिल्कुल ही बदल गया, तो असल में ये जगह है असली ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट। कुछ टाइम के बाद हीरो देखता है जहाँ पर कुछ लोगों के पास घर तक नहीं था और वो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, जबकि दूसरे साइड पर कुछ लोग अपने फेस वगैरह ढाकर कुछ ब्लैक में डील वगैरह कर रहे थे। हीरो सोचता है लगता है ये जगह पूरी तरीके से जंगली है, यहाँ पर जंगल का लॉ चलता है जहाँ पर किसी भी चीज को बेचा और खरीदा जा सकता है प्रॉफिट के लिए। और तभी अपने आंखें बंद करता है, बट पहले मेरे को जल्द से जल्द यहाँ पर कोई पैसा कमाने का रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। बट उससे पहले और वो पीछे घूमते हुए कहता है हे तुम लोग और कितनी देर तक मेरे पीछा करने वाले हो। वहाँ से कुछ ठग लोग बाहर निकलते हैं और कहता है हे बच्चे तुमने हम लोगों को पकड़ लिया, काफी बढ़िया, हम लोग तो बस मौका ढूंढ रहे थे कब तुम्हें नॉकआउट करे। भाई हीरो हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे को नॉकआउट क्यों करना चाहते हो। भाई वो आदमी अपने जीभ से ठोंठ को चाटते हुए कहता है लड़के कि तुम डम बनने का कोशिश करे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे जैसे अमीर घर के औलत को पकड़ने के बाद हम लोग उनके पैंट से अच्छा खासा मुआवजा निकालते हैं। भाई जो सोच रहा था ये लोग कितना ज्यादा बुद्धू है, मेरे पॉकेट में फूटी कौड़ी भी नहीं है और ये लोग आए हैं मेरी फैमिली से पैसा लेने के लिए। भाई वो आदमी सीधा झोंके गाल पर हल्के से स्लैप मारते हुए कहता है लड़के अब जब तुमने हम लोग को देख लिया है तो सीधी तरीके से हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, हमें बस मुआवजा चाहिए और जब हमें वो मिल जाएगा तो फिर अगर हमारा मन करे तो छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारा बॉडी का भी तो अच्छा कीमत मिल सकता है। जो कहता है अच्छा तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसे कर सकते हो। भाई वो माफिया भी उसे एक गेज देता है और दूसरे ही बल हीरो अपने 4 लेवल के स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वो आदमी सीधा मुंह के बल जमीन में गिरता है। पीछे उसके दोनों साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो लोग गुस्से में अपने छोटे डैगर को बाहर निकलता है और कहता है तुमने हमारे बड़े भाई को चोट पहुंचाया है, अब तुम्हें हम जरूर से एक लेसन सिखाएंगे। वो लोग तेजी से झो की तरफ बढ़ता है और तभी 2 उड़ेन बक्सों को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो सीधा आकर उन दोनों गुंडे के सिर पर आकर लगता है। झो कुछ भी समझ नहीं पाता और दूसरे पल उसके सामने कोई तो आ जाता है और वो झो के हाथ को पकड़ते हुए कहती है मेरे साथ आओ और वो झो को दौड़ाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। फिर एक जगह पर पहुंचकर जो परेशान होते हुए कहता है मेरी जान को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। और वो मन ही मन सोच रहा था मैंने सोचा था उन लोगों को पकड़कर उनके मुंह से कुछ बातें उगलेंगे, बट इसने मेरा सारा प्लान को तबाह कर दिया। वो लड़की झो को देखते हुए कहता है हे तुम्हारा नाम झो चैन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भाई झो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, वो पसीनों से लथपथ होते हुए मन ही मन सोच रहा था क्या ये मेरे को जानता है कि मैं पकड़ा गया। भाई दूसरी तरफ वो लड़की मन ही मन सोचती है अरे मैं अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकती, ये मैंने क्या कर दिया। और उन दोनों के अंदर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस मच जाती है और फिर लड़की को मन ही मन लगता है कि झो ने मेरे को पहचान नहीं पाया या फिर वो मेरे को भूल चुका है, चलो कुछ भी हो। और वो कहती है देखो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे कॉलर के बटन के अंदर देखा। भाई हीरो भी उसके कॉलर आइडेंटिटी को देखता है और उसे वो बाहर निकलते हुए जोर से चीखते हुए कहता है कि मैंने अपने स्कूल के इस बैच को निकालना भूल गया था। ये तो अच्छी बात है कि ये लड़की मेरे को जानती नहीं है, नहीं तो मैं काफी ज्यादा परेशानी में आ सकता था। भाई दूसरी तरफ वो लड़की मन ही मन सोचती है लगता है ये अभी तक मेरे को पहचान नहीं पाया। तो लड़की कहती है देखो तुम यहाँ पर अपने आइडेंटिटी को इस तरीके से दिखाते हुए इस शहर के अंदर नहीं घूम सकते, इससे तुम काफी ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता हूँ। मैं जो कहता है नहीं नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया था और मेरे को यहाँ से निकलने का भी रास्ता पता है। और यही बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है इस लड़के ने ऑलरेडी ये तो जान लिया है कि मैं किस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम भी जान चुका है, पता नहीं फ्यूचर में जाकर अब मेरे को कौन सा दिक्कत देखना पड़ेगा। भाई दूसरी तरफ वो लड़की सोचती है अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, लगता है झो मेरे को भूल चुका है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अनजान बनने का नाटक करा है। बट जो भी हो ये यहाँ पर क्यों आया है। और वो अपने हाथ को देखती है और मन ही मन कहती है मेरे को अभी भी लगा कि झो के अंदर काफी अच्छा खासा ओरेकल का ताकत आ चुका है, क्या वो हाई लेवल में अवेकन हो चुका है। भाई दूसरी तरफ हमारे हीरो कुछ पैसे देकर एक मास्क को खरीदता है और फिर अपने मुंह को छुपाते हुए वहाँ से चलते हुए जाता है और उसे कोई भी पैसा कमाने का तरीका नहीं दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से अचानक से एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है हे लड़के तुम इधर के नहीं लग रहे, मैं इस शहर के अंदर बहुत टाइम से हूँ और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारा टूर गाइड बन सकता हूँ। भाई झो सीधा पूछ लेता है मेरे को बस जाना है यहाँ से जल्दी से पैसे कैसे कमाया जा सकता है। आदमी बहुत ही खुश होकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मेरे साथ चलिए। और वो मन ही मन सोचता है अब मेरे
को इसका भी कमीशन मिलेगा, ये तो काफी अच्छी बात है। वो लोग एक अंडरग्राउंड चेम्बर के अंदर जाने लगता है और इस जगह असल में अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना था, जब रेसलर एक दूसरे के साथ केज फाइट करते हैं। ऑडियंस चीखता है मारो उसे और मारो, और ऐसे ही लोग चीयर अप कर रहे थे। भाई जो और वो आदमी भी इस जगह पर पहुंच चुका था। आदमी कहता है इस जगह के अंदर लोग रेसलर के अंदर बेटिंग वगैरह करते हैं और आज का ये मैच भी काफी ज्यादा स्पेशल है। आज की फाइट में जो भी जीतेगा उसे प्राइज पूल के साथ साथ बेटिंग अमाउंट का भी एक छोटा सा परसेंटेज मिलेगा। मैं हीरो मन में सोच रहा था ये लोग जो फाइट कर रहे हैं ये तो बस लेवल 1 के हैं, और उसका नजर जाता है पैसों की तरफ, जहाँ पर 4,32,000 का प्राइस पूल लगाया गया था। वो बटलर पूछता है तो फिर अब कितना पैसा लगाना चाहेंगे और कौन से रेसलर के ऊपर, मैं इसको पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। भाई जो कहता है ये सब छोड़ो, मेरे को ये पूरा प्राइस पूल ही चाहिए। वो आदमी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। भाई दूसरी तरफ से वो लड़की भी छुपते छुपाते हुए इस जगह पर पहुंच गया था और वो मन में सोचता है झो चैन इस अजीब से जगह पर क्यों आया है। वहाँ पर ऑडियंस अभी भी चीख रहे थे और तभी उसका नजर जाता है एरिना पर। असल में एरिना में झो चैन खड़ा हुआ था और उसके सामने एक हट्टा खट्टा रेसलर एक बहुत ही इंटेंस लुक दे रहा था और वो कहता है हारने से पहले मेरा नाम याद रखना, और वो कुछ और बोल पाता जो सीधा उसके फेस पर एक जबरदस्त पंच लगाता है और इसके साथ ये बंदा नॉकआउट होकर एरिना से बाहर निकल जाता है। मैं हीरो सोचता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। तो फिर दूसरा उसके बाद एक क्रेजी रेसलर आता है और वो भी कुछ डायलॉग बची कर रहा था, बट हीरो उसको भी हवा में भेज देता है। फिर तीसरा आता है और वो तो हमारे हीरो से घबरा रहा था। वही किसी दूसरे मॉनिटर से कोई देखता है कि ये भी नॉकआउट हो चुका था दिखाई देता है। स्क्रीन के पीछे असल में इस एरिना का एक मैनेजर था। वो परेशान होते हुए मन ही मन कहता है मेरे को लगा था ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है और इसके कारण से मैंने इसे फाइट करने का मौका दिया था। हम किसी बाहरी रेसलर को ये अमाउंट नहीं जीतने दे सकते, इससे हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। मेरी साइड से एक आदमी आते हुए कहता है सर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे सारे कस्टमर तोड़फोड़ करना भी शुरू कर देंगे। वो सभी लोग पैसा का रिफंड मांग रहा है। भाई मैनेजर पैनिक करते हुए मन ही मन सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं जीतेगा, और वो कहता है एक स्पेशल मैच का अनाउंसमेंट करो और उस मॉन्स्टर को रिलीज कर दो। भाई हीरो एक के बाद एक को हराते हुए लास्ट बंदा को भी हरा देता है और कहता है तो फिर ये मैच खत्म हुआ, अब मेरे को प्राइस पूल का मनी मिल जाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इसके कारण से हम लोग इस बैटल को इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहते और सारे ऑडियंस के रिक्वेस्ट के कारण से हम लोग एक स्पेशल मैच का अनाउंसमेंट करते हैं। मेरी जो मन सोचता है तो ये लोग अब ट्रिक्स वगैरह भी खेलना शुरू कर दिया है। असल में ये लोग पैसा देना नहीं चाहते और सारे रेसलर्स को उस केज से बाहर निकला जा रहा था और तभी साइड से एक गेट ओपन होता है और अनाउंसमेंट होता है तो फिर फाइनल चैलेंजर हमारे सामने पधार रहे हैं। भाई झो का आंखें सिकुड़ जाता है क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑर्क मॉन्स्टर था जिसका नाम है नेफ्लून दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर को अजीब तरीके से बेल्टों से बांध कर रखा गया था और आसपास के दो लोग भी काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी बेल्ट को खोला जाता है और वो मॉन्स्टर जमीन में आकर गिरता है। इसके बॉडी का हालत इतना ज्यादा खराब था कि लग रहा था हाथों से इसको खाना नहीं दिया गया है और तभी केज को भी बंद कर दिया जाता है। हीरो सोचता है यहाँ पर चल कर रहा है कि मैं अब इस डम से फाइट करूंगा और तभी दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के गले के पास कुछ तो अजीब सा निकलने लगता है और दूसरे ही पल उसके पीठ से एक छोटा सा ढक्कन टाइप का चीज बाहर निकल जाता है और उसके साथ वो मॉन्स्टर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा ही क्रीपी लुक दे रहा था। आसपास के ऑडियंस भी ये देखते हुए पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। उनके चेहरे से पसीना गिर रहा था। मैं दूसरी तरफ वो व्हाइट हेयर वाली लड़की भी मन में सोचती है इस तरीके का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। इस तरीके के मॉन्स्टर के साथ झो चैन फाइट नहीं कर सकता बट मैं उसे बचा सकती हूँ, बट ऐसा भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो फिर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा प्लान क्या है। झो चैन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। भाई झो भी मन में सोच रहा था बॉस बेहेमोस तुम भी यहाँ पर नहीं हो और इस वक्त को इस तरीके के एक मॉन्स्टर के साथ मेरे को फाइट करना पड़ेगा और मेरे को लग रहा है ये मॉन्स्टर मेरे को एज ए ओपोनेंट देख नहीं रहा बल्कि मेरे को खाने की तरह देख रहा है। मेरा पूरा शरीर मेरे को बोल रहा है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के हाथ से एक बोन नाइफ भी बाहर निकलता है और दूसरे ही पल वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है, जबकि हमारे हीरो ने उसके हमले को डॉज कर लिया था बट उसके बावजूद उसके गले में एक हल्का सा स्ट्राइक आ चुका था। वो मन में सोचता है अगर मैं थोड़ा सा भी गलती कर देता तो फिर इसी जगह पर मेरा मौत कन्फर्म था। लगता है मॉन्स्टर सच में मेरे को मारना चाहता है। मैं इसके ऊपर हल्का नहीं जा सकता और वो हेड ऑन उस मॉन्स्टर के हमले के टाइम उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे रोकते हुए मन मन सोचता है इस मॉन्स्टर के पास बहुत ही जबरदस्त ताकत है। अब लगता है मेरे को बेहेमोस की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ वो लेवल 2 से सीधा लेवल 4 की एनर्जी पर अपने आप को बूस्ट देता है और फिर उस मॉन्स्टर को पीछे धकेलता है और उसके बाद दोनों हाथ से एक मुट्ठी बनाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के कंधे के मिडिल में एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है। वो मॉन्स्टर जमीन में एकदम से लेट कर पड़ा हुआ था और हीरो जब थोड़ा सा अपने गार्ड को डाउन करता ही है उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने हैंड बोन ब्लेड से हीरो के कंधे पर एक स्ट्राइक मारता है जो तेजी से उसे पीछे हटता है और मन में सोचता है मेरा सबसे ताकतवर हमला भी इस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क
दिमाग नहीं डाला। वो मन ही मन सोचता है इस मॉन्स्टर के पास ये दोनों अजीब से नाइफ है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को जल्द से जल्द एक वेपन का जरूरत है। वो मॉन्स्टर जो के पीछे दौड़ रहा था और जब जो गेट के पास आता ही है वो मॉन्स्टर अपने बोन ब्लेड से सीधा जो के सिर के पास हमला करता है, बट जो उसे डॉज करते हुए सीधा अपने हाथ से उस मॉन्स्टर के ब्लेड को तोड़ देता है और फिर उसी ब्लेड को पकड़ते हुए वो मॉन्स्टर के गले के पास एक शार्प स्ट्राइक करते हुए सीधा पीछे पहुंच जाता है। दिखाई देता है उस मॉन्स्टर का जॉ हमले के कारण से ओपन हो चुका था, बट वो फिर भी हारा नहीं था। हीरो सोचता है मैंने फाइनली इसे एक क्लीन स्ट्राइक दिया है और बस एक मौका का जरूरत है। तभी वो पीछे घूमता ही है और वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से काफी ज्यादा धुआं को रिलीज करता है। जो सोचता है क्या ये कोई पॉइजन फॉग है और तभी वो समझ पाता है नहीं ये नॉर्मल है। और तभी उसे अचानक से साइड से कुछ महसूस होता है। वो तेजी से अपने ब्लेड को नीचे करता है, बट वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जो के पेट में एक स्ट्राइक मार दिया था। जो उसे मारने के लिए जाता है, बट वो वहां से भाग जाता है और दूसरे ही पल एक दूसरा स्ट्राइक जो के पीठ में हो जाता है और कुछ ही पल में जो पूरी तरीके से कॉर्नर हो चुका था। वो मॉन्स्टर बहुत सारी साइडों से छुपते छुपाते हुए जो के ऊपर हमला करता ही चला जा रहा था। जो सोचता है मैं ज्यादा टाइम तक बेहेमोस के पावर को अपने अंदर समाये नहीं रख सकता। अगर ये ताकत मेरे से चला गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके साथ वो एक बहुत ही इंटेंसली अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ढूंढने का कोशिश करता है। वो कहता है फोकस और उसके आंख रोशनी से जल उठते हैं। वो देखता है हवा में एक ग्रीन कलर के फॉग को जो कि इधर उधर हिलता डुलता जा रहा था। जो कहता है लगता है यही वो मॉन्स्टर है और वो सीधा अपने नाइफ के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ते हुए एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है। अब वो मॉन्स्टर अपने एक हाथ को खो दिया था, भाई जो रुकने वाला नहीं था और वो दोबारा से आगे बढ़ता है और उसी वक्त उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास होता है और मन ही मन कहता है लगता है मैंने अपने लिमिट को छू लिया है, प्लीज इस वक्त को नहीं। भाई वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से जो के अटैकिंग हाथ पर हमला करता है, जिससे कि एमसी के हाथ से वो नाइफ अब छूट गया था। तभी वो गॉब्लिन अपने ग्रीन कलर के टंग से हमला करता है और उसका जीभ सीधा जो के पेट के अंदर चला गया था। बट जो मन ही मन कहता है अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं और भी ताकत को बोरो कर सकता हूँ। इसी के साथ उसके आंखें जलने लगते हैं और वो उस मॉन्स्टर की जीभ को पकड़ लेता है और फिर उसे जोर से खींचता है। फिर सीधा मॉन्स्टर के मुंह को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है मेरे को ये पैसा चाहिए और तुमने मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और यही बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर के मुंह को पूरी तरीके से फाड़ देता है। और इसी के साथ ये कहानी अपडेटेड हो चुका है। दोस्तों स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा नीचे जरूर से कमेंट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो उसे लाइक कर देना। चैनल में नए हो या फिर इस सीरीज अच्छा लगा है तो सीरीज के साथ बने रहने के लिए जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बस 2.0। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।